नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर की जो थर्ड बुक है सेल बायोलॉजी, उसका टॉपिक है। इससे पहले देखो, हमने बात की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो एक सेल के अंदर किस प्रकार से पाई जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके फंक्शन की। देखो, ये कोशिका है जिसकी ये है सेल मेम्ब्रेन, और इसे हम कहते हैं SER, और ये जो है ये है RER। ये है वैक्यूल्स, जिसमें ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो पार्ट है ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है। यहां पे हम बात करें तो इसके अंदर की तरफ जो मटेरियल भरा रहता है, यानी कि इसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म वाला भाग, साइटोप्लाज्म वाला भाग। तो देखो, और ये है मैट्रिक्स। तो देखो, हमने जो स्टडी की जिस स्ट्रक्चर की हम स्टडी कर रहे हैं, देखो वो है एक सेल जिसके अंदर जो है दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। तो देखो, हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन से पहले बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जनरल बेस की। देखो, हमने बात की थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है अंतःपर्दवी जालिका, हमने कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि जो अंतःपर्दवी जालिका होती है वो लिपिड के समान ही क्या होती है यहाँ पे। तो देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, हमने बात की कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। हमने यहां पे बात की थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है हमने बात की थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो किसके समान होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान होता है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान होता है, जिसमें लिपिड की बाइलेयर या और इसके साथ क्या पाया जाता है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। यानी लिपिड और प्रोटीन जो दोनों हैं, इनके कॉम्बिनेशन से किसका फॉर्मेशन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। यदि हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितनी अवस्थाओं में पाई जाती है, 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। तीन अवस्थाओं में पाई जाती है। नंबर 1 सिस्टर्नी, नंबर 2 ट्यूब्यूल्स और नंबर 3 वेसिकल्स। ये तीनों ही फॉर्म्स के अंदर क्या पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। सिस्टर्नी हम जानते हैं, हमने डायग्राम के अंदर देखा, ये सभी क्या हैं, ये सिस्टर्नी है। और यदि हम बात करें ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर की, तो ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो अनियमित आकार की होती हैं, कुछ इस तरह की होती हैं तो कुछ इस तरह की, यानी कि अनियमित आकार की ट्यूब्यूल्स होती है। वेसिकल्स हम जानते हैं ये गोलाकार और अंडाकार आकृति में। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किसी भी कोशिका के अंदर 3 अवस्थाओं में पाई जाती है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स के रूप में। फिर हमने बात की थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने देखा 2 प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है स्मूथ और एक होती है रफ, यानी चिकनी अंतःपर्दवी जालिका और खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। खुरदरी और चिकनी अंतःपर्दवी जालिका में डिफरेंस था कि चिकनी अंतःपर्दवी जालिका जो होती है उस पर राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, जिस कारण इन्हें अकणिकीय अंतःपर्दवी जालिका भी कहा जाता है, ऊपर वाली को कणिकीय अंतःपर्दवी जालिका भी कहा जाता है। तो देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको कुछ येलो कलर में कुछ दाने दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ये कण किसके हैं, ये है राइबोसोम के, ये किसके हैं, राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स हैं। तो हमने यहाँ पे बात की थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस प्रकार से अपनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सबसे मेन बात देखो यहां पे जब आप इस डायग्राम को देखते हो तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो यहां से लेकर यानी केंद्रक से लेकर प्लाज्मा झिल्ली तक व्यवस्थित होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक से लेकर प्लाज्मा झिल्ली तक या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक क्या है, व्यवस्थित होती है। अर्थात ये क्या वर्क करती है, ये यहाँ पे सबसे अपना पहला वर्क करती है जिसको हम बोलते हैं बलकृत अवलंबन। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की 1 by 1 ताकि आपको समझ आ सके। देखो पहला है बलकृत अवलंबन या मैकेनिकल सपोर्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर केंद्रक तक फैली अंतःपर्दवी जालिका कोशिका द्रव्य के मैट्रिक्स को अनेक कक्षों में विभाजित करके उसमें एक वैक्यूलर सिस्टम बना देती है। इस प्रकार यह कोशिका के द्रव को कोलाइडी संरचना को एक आधार या अवलंब प्रदान करती है। देखो कैसे, यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो क्या करती है, इस कोशिका द्रव्य के अंदर जो पाए जाने वाले मैट्रिक्स पदार्थ होते हैं उनको एक विशेष प्रकार के वैक्यूलर सिस्टम में कन्वर्ट कर देती है, धानी तंत्र में। यानी कि इस प्रकार की क्या होती है, वैक्यूल्स बन जाती हैं। इस प्रकार की क्या बन जाती है, इनके अंदर वैक्यूल्स बन जाती हैं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो क्या करती है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले मैट्रिक्स यानी ये जो पदार्थ है, ये ग्रेन्यूल्स जो है या कण जो होते हैं, इनको क्या है एक वैक्यूल्स के स्ट्रक्चर के रूप में चेंज कर देती है। इस प्रकार यह कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को एक कोलाइडी संरचना के रूप में सहारा या अवलंब प्रदान करती है। तो पहला इसका फंक्शन क्या हुआ, बलकृत अवलंबन यानी मैकेनिकल सपोर्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट का कार्य करती है, बलकृत अवलंबन का कार्य करती है। यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाने वाले जो कोलाइड जो मैट्रिक्स वाले पदार्थ होते हैं उनको किस में चेंज कर देती है, एक वैक्यूलर सिस्टम में चेंज कर देती है, यानी उसमें एक वैक्यूलर सिस्टम बना देती है। सेकंड देखो
एक्सचेंज ऑफ मटेरियल या फिर हम ये कहें पदार्थों का जो है वो क्या है, विनिमय। देखो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल यानी पदार्थों का विनिमय करने का। देखो पदार्थों का विनिमय ट्यूब्यूल्स के जाल के रूप में यानी नलिकाओं के जाल के रूप में व्यवस्थित होने के कारण ये एक कोशिका एवं उसके बाह्य वातावरण के बीच पदार्थों के संवहन के कार्य में सहायक होती है। देखो ट्यूब्यूल्स के जाल के रूप में यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दे रखी है ये एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड जो है ये क्या है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसके कारण ये कोशिका यानी ये जो कोशिका है इसके अंदर जो पदार्थ होते हैं और इसके बाह्य माध्यम के बीच यानी कोई भी मटेरियल यहाँ पर है या कोशिका से बाहर है उनके मध्य जो होता है एक्सचेंज यानी पदार्थों का जो विनिमय करने का कार्य है वो कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से ही संपन्न होता है। देखो कैसे, नलिकाओं की झिल्ली के बीच में अंतर अवकाशिकाओं तथा कोशिका द्रव्य में मैट्रिक्स में मध्यवर्ती पदार्थों का विनिमय होता रहता है। यानी कहने का मतलब है कि जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसकी जो झिल्ली होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है इनकी ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर की मिड में यहाँ पे इनके मिड के अंदर क्या है, कुछ विशेष प्रकार की अवकाशिकाएं या ल्यूमन्स अवकाशिकाएं पाई जाती हैं जिससे क्या होते हैं पदार्थों का जो विनिमय है वो कोशिका द्रव्य से इनके अंदर जो है पदार्थों का विनिमय होता रहता है। यह विनिमय परासरण, विसरण तथा सक्रिय अभिगमन। अब मैंने आपको सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बताया था कि सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या फर्क होता है। सिंपल डिफ्यूजन में हम देखते हैं पदार्थों का जो विनिमय है वो सीधा होता है, सीधी तरीके से होता है, लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है सूकरण विसरण की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर हमने देखा था कि जो सूकरण विसरण की प्रक्रिया है उसके अंदर वेक्टर्स यानी कि वाहक की जरूरत पड़ती है और इसमें वेक्टर की भूमिका कौन निभाता है, इसमें वेक्टर की भूमिका निभाते हैं प्रोटीन। तो देखो अंतःप्रदवी जालिका की झिल्ली पर सक्रिय अभिगम में वह सहायक विभिन्न वाहक व परमीयज एंजाइम उपस्थित होते हैं। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है इसकी सरफेस पर यहाँ पर एक कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जिनको कहते हैं परमीयज एंजाइम। इन्हीं एंजाइमों की सहायता से पदार्थों का जो विनिमय है वो संभव हो सकता है। तो देखो हमने यहाँ पे फंक्शन की बात की कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने दो फंक्शन करती है। सबसे पहला है मैकेनिकल सपोर्ट यानी बलकृत अवलंबन। बलकृत अवलंबन का मतलब है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो केंद्रक से लेकर प्लाज्मा झिल्ली तक क्या है, फैली रहती है। केंद्रक से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली रहती है और इनके अंदर जो मैट्रिक्स पदार्थ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर जो अधात्री या मैट्रिक्स पदार्थ होते हैं उनको वो किस में कन्वर्ट कर देती है, एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर में चेंज कर देती है, यानी उनके लिए एक वैक्यूलर सिस्टम बना देती है। दूसरे में हमने बात की कि पदार्थों का जो विनिमय है, जैसा कि आप जानते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ये जो बाहर आउटर मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जिस प्रकार पदार्थों के विनिमय में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, हेल्पफुल होती है, तो उसी प्रकार क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसके अंदर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है ये वाली, इनके मध्य भी क्या होता है, इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के मिड में से कुछ विशेष प्रकार की अवकाशिकाएं पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि पदार्थों के विनिमय क्या है, पदार्थों के विनिमय में सहायता करती हैं। तो यहाँ पे हमने बात की पदार्थों के विनिमय की और बलकृत अवलंबन की। तीसरा टॉपिक देखते हैं हम, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, आंतर कोशिकीय अभिगमन। देखो अंतःप्रदवी जालिका विभिन्न पदार्थों के अंतर कोशिकीय अभिगमन में सहायक होती है। आयनों व अणुओं का अभिगमन झिल्ली प्रवाह प्रक्रिया द्वारा होता है। अंतःप्रदवी जालिका झिल्ली व केंद्रक कला के बीच सांद्रता होने के कारण झिल्ली प्रवाह द्वारा केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आरएनए व न्यूक्लियोप्रोटीन्स का अभिगमन संभव होता है। देखो कैसे, यदि कोई मटेरियल यहाँ पे है उसे यहां तक पहुंचना है, यानी आरएनए, यहां पे एक चीज आपने देखी कि अंतःप्रदवी जालिका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और केंद्रक कला, देखो तीनों चीजें कहां है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है इसकी मेम्ब्रेन और ये है इसका केंद्रक। इन तीनों के मध्य क्या पाया जाता है, सांतत्य होने के कारण। सांतत्य का मतलब इनका तीनों का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होने के कारण क्या होता है,
केंद्रक से कोशिका द्रव्य में, केंद्रक से कोशिका द्रव्य के अंदर आरएनए व न्यूक्लियोप्रोटीन्स का अभिगमन क्या होता है, संभव हो पाता है। यानी केंद्रक में जो आरएनए है उसका अभिगमन किसमें होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर जो अभिगमन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से ही होता है। यानी केंद्रक में से जो भी मटेरियल है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ कहां पहुंचेगा, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य के अंदर। फोर्थ देखो, अंतःकोशिकीय संवहन तंत्र, इंट्रासेलुलर कंडक्टेंस सिस्टम। देखो अंतःपर्दवी जालिका की उपस्थिति अंतःकोशिकीय झिल्ली के अंदर व बाहर एक आयनिक प्रवणता तथा विद्युत प्रवणता को स्थापित करने में सहायक होती है। इस प्रकार की व्यवस्था विशेषतः पेशी कोशिकाओं की सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती है। इन कोशिकाओं में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक अंतःकोशिकीय संवहन तंत्र के रूप में कार्य करती है। यह सार्कोलेमा से पेशी तंतु के आंतरिक क्षेत्रों में आवेग स्थान संवहित करती है और आवेगों के प्राप्त होने पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है एकत्रित कैल्शियम आयन कोशिका द्रव्य में निमुक्त होते हैं, जो कि पेशी के संकुचन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो देखो आपने अभी यहाँ पे बात की कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट और इंट्रासेलुलर कंडक्टिंग सिस्टम। कंडक्टिंग सिस्टम का मतलब होता है एक प्रकार का संवहन, संवहन का मतलब होता है पदार्थों को लाना और ले जाना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो अंतःकोशिकीय झिल्ली के अंदर और बाहर एक आयनिक प्रवणता तथा विद्युत प्रवणता को बनाए रखती है, जिससे क्या होता है जो पदार्थ जो आयंस है उनका अभिगमन जो है वो बाहर से अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ होता है। यानी कि कोई मान लो आयंस है तो जिन आयनों का जो अभिगमन होता है, ये व्यवस्था कहाँ देखने को मिलती है, ये व्यवस्था हमें पेशी कोशिकाओं या मसल सेल्स के अंदर देखने को मिलती है, जिनके अंदर क्या होता है, जिनके अंदर जो कैल्शियम है वो कैल्शियम आयन जो होते हैं वो कोशिका द्रव्य में निर्मुक्त किए जाते हैं और जो कि पेशी को संकुचित करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से ही जो आयंस हैं वो कोशिका द्रव्य के अंदर आते हैं और मसल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में, संकुचित करने में क्या करते हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट हमारा पांचवा टॉपिक है डिटॉक्सिफिकेशन यानी निराविषीकरण। देखो टॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है विषैला, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है, देखो किस प्रकार से प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध हो गया कि अकणिकीय अंतःपर्दवी जालिका निराविषीकारी एंजाइमों का संश्लेषण कर अंतःपर्दवी विभिन्न प्रकार के अंतर्जात व बहिर्जात पदार्थों के निराविषीकरण में सहायक होती है। किस प्रकार से, देखो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, चूहों पर जब प्रयोग किया गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के निराविषीकरण, जब चूहों पर यह प्रयोग करके देखा गया तो उन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डिटॉक्सिफिकेशन की बात कही। किस प्रकार से, उन्होंने कहा कि चूहों को फेनोबार्बिटोल जैसी औषधि के अंतःक्षेपण के कुछ समय पश्चात ही यकृत कोशिकाओं में अकणिकीय अंतःपर्दवी जालिका का प्रचुरोद्भवन देखा गया। यानी चूहों को फेनोबार्बिटोल जो औषधि है वो दी गई और उनमें देखा गया कि उनके लीवर के अंदर यानी कि उनकी यकृत कोशिकाओं के अंदर अंतःपर्दवी जालिका, कौन सी, अकणिकीय प्रकार की अंतःपर्दवी जालिका जो होती है उसका प्रोलिफिकेशन यानी प्रचुरोद्भवन देखा गया तथा निराविषीकरण से संबंध एंजाइम के संश्लेषण की प्रक्रिया में भी बढ़ोतरी पाई गई। यह प्रयोग अंतःपर्दवी जालिका के इस कार्य को क्या करता है, प्रमाणित करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब हो निराविषीकरण, यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो किसी भी कोशिका के अंदर निराविषीकरण का क्या करती है, कार्य करती है। तो हमने यहाँ पे बात की कि चूहे पर जब प्रयोग किया गया उसे फेनोबार्बिटोल जैसी औषधि दी गई, उसके अंतःक्षेपण करने की मतलब फेनोबार्बिटोल नामक औषधि दी गई, तो उन्होंने देखा कि कुछ समय बाद जो चूहे के लीवर सेल्स में अकणिकीय अंतःपर्दवी जालिका का प्रोलिफिकेशन हुआ या प्रचुरोद्भवन की प्रक्रिया हुई, जिसे हम क्या कहते हैं, जिससे क्या हुआ कि इसके अंदर निराविषीकरण से संबंधित एंजाइमों की बढ़ोतरी हुई, जिसे कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। यानी कि अकणिकीय अंतःपर्दवी जालिका जो होती है वो कुछ ऐसे एंजाइमों का संश्लेषण करती है जो कि निराविषीकरण का कार्य करते हैं। फिर देखो ग्लाइकोजन का उपापचय, जैसा कि अपने जानते हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म होता है उपापचय प्रक्रिया। देखो क्या होती है, यकृत की कोशिकाओं में चिकनी अंतःपर्दवी जालिका का एक प्रमुख कार्य है
हमारी जो लीवर सेल्स होती है, हमारी जो यकृत कोशिकाएं होती हैं, उनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, उसका एक प्रमुख कार्य है ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करना है। किसमें? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का परिवर्तन है, यानी ग्लाइकोजन से क्या फॉर्मेशन हो? ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो। तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो क्या काम करती है? कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो हमारे लीवर के अंदर ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करती है, किसके अंदर? ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा, यानी ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन जो होता है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। तो आपको एक बात और याद रखनी है, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन जो होता है वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा। चिकने अंदर प्रद्रवी जालिका पर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उस पर देखो ग्लूकोज 6 फास्फेटेज नामक एंजाइम, ग्लाइकोजिनोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो इस परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। देखो यदि हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसके झिल्ली पर, उसमें कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम क्या है? ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट एंजाइम, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर एक ग्लूकोज 6 फास्फेटेज नामक ग्लाइकोजिनोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो कि क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ग्लूकोज 6 फास्फेट नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। यहां पे एक डायग्राम दिया गया, देखो एकनिकीय अंतःप्रद्रवी जालिका का ग्लाइकोजिनोलाइसिस में संबंध। देखो यहां पे आपको कुछ ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसके अंदर ये है मेम्ब्रेन। किसकी मेम्ब्रेन है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन पर, और इसका ये मिड वाला जो पार्ट है वो है ल्यूमन और एससीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है ल्यूमन वाला पार्ट है। इसमें जो बाहर की तरफ आपको ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं वो किसके हैं? ग्लाइकोजन के पार्टिकल्स हैं। इनको यहां पे एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है ग्लूकोज 6 फास्फेट। क्या नाम है? ग्लूकोज 6 फास्फेट। ये देखो ये आउटर मेम्ब्रेन जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है। इस मेम्ब्रेन पर कौन सा एंजाइम पाया जा रहा है? यहाँ पे ग्लूकोज 6 फास्फेट। ये ग्लूकोज 6 फास्फेट एंजाइम जो होता है ये ग्लाइकोजन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको चेंज कर देता है ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज 6 फास्फेट जो एंजाइम है ये ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स को चेंज कर देता है, ग्लाइकोजन के पार्टिकल्स को चेंज करता है ग्लूकोज के अंदर। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रोसेस कहते हैं। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है जिसको हम किसी इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि किस प्रकार की है? एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाया जाता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट नामक एंजाइम पाया जाता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट एंजाइम है। यहां पे पाए जाते हैं ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स है। इनको ये चेंज कर देता है किसमें? ग्लूकोज के अंदर। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये है ल्यूमन वाला पार्ट, अवकाशिका वाला पार्ट। फिर देखो नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट है टॉपिक लिपिड का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। देखो
जब हमने शुरुआत में ये टॉपिक स्टार्ट किया था तब हमने देखा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसकी केमिकल कंपोजिशन की हमने बात की थी। तो हमने कहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनती है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है लिपिड का कैसे। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है स्टेन और स्टेन, उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव प्रिकर्सर्स के साथ अपने प्रयोग पर आधारित अध्ययनों से यह प्रमाणित किया कि अंतःपृथ्वी जालिका में लिपिड का फॉर्मेशन होता है। स्टेन और स्टेन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने रेडियो एक्टिव पूर्ववर्ती रेडियो एक्टिव प्रिकर्सर्स का उपयोग करके ये बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका फॉर्मेशन होता है, लिपिड का संश्लेषण होता है, फॉर्मेशन होता है। इन्होंने भूखे चूहों को पॉमेटिकमल और ग्लिसरॉल, इन्होंने भूखे चूहों के अंदर पॉमेटिकमल और ग्लिसरॉल का अंतःक्षेपण किया। पहले वाले में हमने देखा था, पहले भी चूहों पर ही प्रयोग किया गया था, जिसके अंदर हमने बात की थी कि जो ये जिसके अंदर हमने बात की थी कि फेनोबार्बिटोल जो है, ये जो है फेनोबार्बिटोल चूहों में अंतःक्षेपित किया गया। इससे हुआ क्या, इससे लिवर सेल्स के अंदर अकणिकीय अंतःपृथ्वी जालिका का क्या देखा गया, प्रचुरोद्भवन की प्रक्रिया देखी गई। लेकिन यहां पे देखो क्या हुआ, इन्होंने भी क्या किया, चूहों पर ही प्रयोग किया। स्टेन और स्टेन ने इन्होंने ये कहा कि यदि भूखे चूहों के अंदर पॉमेटिकमल और ग्लिसरॉल का अंतःक्षेपण कर दिया जाए तो क्या होता है, कुछ ही समय पश्चात जो पदार्थ मारक किए गए थे या जिन पदार्थों को लेबल किया गया था वो अंतःपृथ्वी जालिका में ट्राइग्लिसराइड के रूप में क्या थे, उपस्थित थे। यानी इन्होंने पॉमेटिक अम्ल और ग्लिसरॉल का भूखे चूहों के अंदर अंतःक्षेपण कर दिया और देखा कि भूखे चूहों के अंदर जिन पदार्थों को लेबल किया गया था वो बाद में किसमें कन्वर्ट हो गए, ट्राइग्लिसराइड के रूप में। तो ये क्या था, लिपिड का संश्लेषण का काम था। मतलब इसी आधार पर उन्होंने क्या कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, लिपिड का फॉर्मेशन होता है। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका फॉर्मेशन करती है, लिपिड का फॉर्मेशन करती है। देखो फिर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है क्लाउडे ने यह बताया कि ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण अकणिका में अंतःपृथ्वी जालिका द्वारा तथा लाइपोप्रोटीन का संश्लेषण कणिका में अंतःपृथ्वी जालिका द्वारा होता है। देखो स्टेन ने तो रेडियोएक्टिव प्रिकर्सर का उपयोग करके भूखे चूहों के अंदर पॉमेटिकमल और ग्लिसरॉल का अंतःक्षेपण कर दिया और कहा कि जो उन्होंने मार्क किए गए थे, यानी जो जिन पदार्थों को, जिन मटेरियल्स को उन्होंने मार्क किया था वो किसमें चेंज हो गए थे, ट्राइग्लिसराइड में। लेकिन क्लाउडे ने क्या कहा, क्लाउडे ने कहा कि जो ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन जो होता है वो कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। जबकि लाइपोप्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से होता है। यानी कि इसमें दो चीजें हैं, एक है ट्राइग्लिसराइड और दूसरा जो है वो है लाइपोप्रोटीन। ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, जबकि लाइपोप्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। अंतःपृथ्वी जालिका लिपिड को संग्रहित करने में भी क्या होती है, सहायक होती है। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपिड को भी क्या करती है, स्टोर करने का कार्य करती है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन संश्लेषण। जैसा कि हम जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहले हम डायग्राम को देखते हैं तो हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। तो देखो राइबोसोम का प्रमुख कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। कणिका में अंतःपृथ्वी जालिका की सतह पर कुछ राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य करते हैं। इन्हें कौन स्रावित करता है, इन्हें कोशिका स्रावित करती है। कोशिका के स्वयं के उपयोग तथा कोशिका में अंतर्विष्ट होने के लिए प्रोटीन ऐसे राइबोसोम्स पर संश्लेषित किए जाते हैं जो झिल्लियों की सतह से संबंधित नहीं होते। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली से संबंधित राइबोसोम
प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं और निश्चित ही अंतःप्रद्रवी जालिका का वैक्यूलर सिस्टम प्रोटीन के अभिगमन में क्या होता है, सहायक होता है। प्रोटीन संश्लेषण के समय बनने वाली नव पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला 60S राइबोसोम की सब यूनिट में स्थित ट्यूनल रूप में बढ़ती हुई अंतःप्रद्रवी जालिका में प्रवेश करके इसकी अवकाशिका में पहुंचती है और प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभ स्वतंत्र राइबोसोम्स पर होता है। परंतु नव पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बनने के साथ साथ ही राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका की सतह से संपर्क कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उस पर पाए जाने वाले राइबोसोम के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनकी बड़ी उपिकाई जिसको हम बोलते हैं 60S, ये क्या करते हैं, ये अंतःप्रद्रवी जालिका के अंदर एक वैक्यूलर सिस्टम के रूप में बाहर निकलते हैं जो कि किसमें सहायक होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है ब्रोबेल सेबाटिनी ने अपने सिग्नल थ्योरी में इस बात का उल्लेख किया कि किस प्रकार राइबोसोम की 60S सब यूनिट अंतःप्रद्रवी जालिका पर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अपने लिए उपयुक्त स्थान चुनती है और किस प्रकार नव पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रवेश करती है। नव पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के प्रारंभिक खंड में अमीनो अम्लों की एक ऐसी श्रृंखला होती है जो राइबोसोम व अंतःप्रद्रवी जालिका की झिल्ली के लिए संपर्क के लिए उत्तरदायी होती है। इसे कहते हैं सिग्नल पेप्टाइड। मोस्ट इंपोर्टेंट, सिग्नल पेप्टाइड किसे कहते हैं? नव पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती हैं वो प्रारंभिक खंड में अमीनो अम्लों की एक ऐसी श्रृंखला होती है जो राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका के लिए क्या करती है, उत्तरदायी होती है। इसे कहते हैं सिग्नल पेप्टाइड। फिर देखो राइबोसोम के अंतःप्रद्रवी जालिका की झिल्ली के संधि के लिए राइबोसोम ग्राही पर राइबोफ्लोरीन नामक प्रोटीन उपस्थित होती है। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली के साथ संधि के लिए झिल्ली पर राइबोसोम ग्राही जिसे हम बोलते हैं राइबोफ्लोरीन उपस्थित होते हैं और राइबोसोम की 60 उपिकाई से सिग्नल पेप्टाइड के निर्गत होते ही साइटोसोल में उपस्थित अभिज्ञान कण तक पहुंच जाते हैं, उन्हें वहां क्या बना लेते हैं, संबंध बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो थी ये प्रोसेस काय की थी, ये प्रोसेस थी यहाँ पे किस प्रकार की, प्रोटीन संश्लेषण की। सीधी सी बात है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो क्या करती है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य भी करती है। क्यों? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स के कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और जो राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स होते हैं वही क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमन वाले पार्ट में एंटर करके वहां पे राइबोसोम की बड़ी उपिकाई से जुड़ते हैं जो कि क्या है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की आज कि किस प्रकार से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। आज के लिए इतना ही, तब तक आप इसे देखते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।